नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? थोड़ा सा लेट हो गए, 15 मिनट। 3 बजे सेशन करना था लेकिन 3:15 हो गए। लेकिन चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चर्चा करेंगे क्लास 7 और आज क्लास 7 पूरा कर देंगे। कल हमने क्लास 7 का जो हमारा सोशल साइंस है ना, पुराने वाला ओल्ड आरबीएसई वाला जो हमारा सोशल साइंस है, उसके हमने चैप्टर नंबर 7 का जो ज्योग्राफी का पार्ट था उसको कवर कर लिया था। आज हम जो पॉलिटी और हिस्ट्री का पार्ट है उसको कवर करते हैं और आज क्लास 7 पूरी करते हैं। फिर क्लास 7 का हमारा राजस्थान करेंगे कल। तो आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। कैसे हैं सारे शेर शेरनी? एक बार फिर से स्वागत है आपका। शेर राम, पिंकी जी स्वागत आपका। कैसे हैं आप? प्रिया यादव, सूरज जी स्वागत आपका, वाई जी स्वागत आपका, एंड बाबूलाल, मीना जी, केएल राहुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भैया। देखिए चलिए करते हैं शुरुआत। चर्चा करेंगे सीधे ही, बातें करेंगे कम, काम करेंगे ज्यादा, तभी आएगा मजा। 9 नंबर ये सेशन है। 8 सेशन पहले कर चुके हैं। सामाजिक विज्ञान ओल्ड आरबीएसई है, याद रखना। अभी हमारे विद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है वो एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ओल्ड आरबीएसई पढ़ रहे हैं, जो लगभग 2018-19 या शायद 18-19 में ये जो है बुकें लगती थी, तो वो हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। नोट्स हमारे टेलीग्राम से आप ले सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ सब लोग मुझे कि एसटी में 82 नंबर बन रहे हैं और रीट में पास हुआ या नहीं हुआ हूँ 54.44। अगर एसटी में 50% चाहिए तो पास हुए नहीं हो। अगर 50% चाहिए तब तो पास हो गए हो, और अगर 55% चाहिए तो अभी बीच में अटके हुए हो। 1 नंबर आपको और चाहिए, 1 नंबर और चाहिए। लेकिन इस प्रकार के कई कोर्ट में केस गए हैं जहां पर बच्चा 1 नंबर से जो है चूक गया है, यानी जिसके 5.66 बन रहे हैं। जनरली कॉमर्स और मैथ में अगर आपका 54.45 बन रहा है तब तो 50 माना जाता है, वरना उसका अगला अंक मान लिया जाता है। तो उन कोर्ट का निर्णय क्या आया ये मुझे पता नहीं है। ये बात है 2012-13 की, जब 2012-13 में इसी प्रकार 2 पेपर होते थे, तब इस तरीके के कई डिसीजन जो है कोर्ट में गए थे, लेकिन उनका पता नहीं है। लेकिन फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, आप फाइनल रिजल्ट तक वेट करिए, क्योंकि अभी 1-2 नंबर ऐसे हैं जो बढ़ सकते हैं। तो 1 आधा नंबर बढ़ते ही आपका जो है हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और सामाजिक विज्ञान है आपकी कक्षा 7 की, और इसके अंदर हम ये टॉपिक पूरा कर चुके हैं भूगोल वाला, और आज हम चर्चा करेंगे इसकी और इसकी। हम समाज और हमारे दायित्व देखेंगे, लोकतंत्र और समानता देखेंगे, लैंगिक समझ और संवेदनशीलता की समझ को देखेंगे, राजस्थान में सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास को देखेंगे, राज्य सरकार का आंकलन करेंगे, सरकार और लोक कल्याण की योजनाएं देखेंगे, संचार माध्यम देखेंगे, फिर बृहत्तर भारत देखेंगे, हर्षकालीन भारत देखेंगे, राजस्थान और दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनकी चर्चा करेंगे, राजस्थान के राजवंश और मुगलों के संबंध की बात करेंगे, कला सभ्यता की बात करेंगे, कला स्थापत्य की, और भक्ति और सूफी आंदोलन और लोक संस्कृति को आज हम कवर करने का जो है इस सेशन में प्रयत्न करने वाले हैं। इस EWS 87 बन रहे हैं, हो जाएगा क्या? देखो, अब हो जाएगा कि नहीं होगा ये आप सबको पता है। अगर आपका आधा नंबर भी कम बन रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो आपका नहीं होगा। लेकिन चूंकि अभी आंसर की आई है, फाइनल आंसर की नहीं आई है। मैं आप अगर आंसर की को देखे हो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी की, उसमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि ये जो है एक बार जो है वो फाइनल आंसर की नहीं है ना। ये फाइनल आंसर की नहीं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। आपसे आपत्तियां मांगी है कि भैया आपको कोई आपत्ति है तो फट से हमें दे दो, और आपत्ति लगाओ, और आपत्ति लगा के फिर अपनी तैयारी शुरू कर दो। फाइनल आंसर की में आपका 1 आधा क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाता है तो आप वैसे ही आगे निकल जाओगे। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, चैप्टर नंबर 8, समाज और हमारे दायित्व। समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण व सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक, समाजवादी व मानवतावादी जो है व्यवस्था होनी चाहिए।
ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया, और समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है, उचित आचरण करना, उत्पादक इकाई बनाना, और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, एंड राजनीतिक जागरूकता, विवेकपूर्ण मतदान, स्वच्छता व स्वास्थ्य प्रशासन की सहायता करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सेवा कार्य करना, ये सारे हमारे कार्य है। लोकतंत्र और समानता की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है, कानून का संचालन करना है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, समानता की। लोकतंत्र ये कहता है कि जिस देश में लोकतंत्र है उसमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, सबके साथ समानता का जो है वो व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद मतदान करने के अधिकार मिल जाता है, तो 18 वर्ष के बाद मिल जाता है। यानी जब आप 18 वर्ष के होंगे तब आप वोटर आईडी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी अभी इसमें थोड़ा संशोधन हुआ है, इसमें यह कहा गया है कि आप अगर 17 साल के हो गए हो तो आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो वोटर आईडी में नाम लिखवाने का, और जैसे ही आप 18 वर्ष के हो आप तुरंत जो है वोट डाल सकते हो। ये एक नया संशोधन इसमें आया है। अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार क्या कहलाते हैं, आरक्षण कहलाते हैं। देखिए, हमारा संविधान ये मानता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हमारे इतिहास में जिसमें कुछ वर्ग जो है वो पीछे रह गए, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और विकास के तौर पर, तो वो हमारे साथ आ जाए। जैसे कभी कभी हम 5 लोग दोस्त चल रहे हैं, 2 दोस्त आगे चले जाते हैं और 3 दोस्त पीछे रह जाते हैं, तो आगे वाले दोस्त क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं 2 मिनट। या तो आगे वाले दोस्त रुक जाए ताकि पीछे वाले उनके बराबर आ जाए, या पीछे वालों की गति तेज कर दी जाए, उनको कुछ विशेष सुविधा दी जाए। जैसे अगर पैदल चल रहे तो उनको साइकिल दे दी जाए तो वो जल्दी से आगे जा सकते हैं। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए संविधान ने हमारे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग थे उनको आरक्षण नामक एक जो है वो सहायक यंत्र दिया, जिसकी सहायता से वो जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, नहीं, बोनस अंक भी जुड़ते हैं क्या, बोनस कैसे मिलता है? अभी आपका जो रिजल्ट आया है ना वो 150 क्वेश्चनों पर आया है। ठीक है, आपको 150 क्वेश्चनों पर रिजल्ट दिया गया है कि 150 का 90%, 150 का 60% आपको चाहिए, है ना। जैसे जनरल की बात करता हूं तो अगर 150 का 60% कितना हो गया, 90 नंबर हो गया ना। अब मान लीजिए कि आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, है ना, 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए, तो पेपर अब कितने नंबर का हो गया, पेपर अब 147 नंबर का हो गया। अब 147 का 60% बनेगा, 147 का जब 60% बनेगा तो कितना होगा बताओ, लगभग आपका जो है वो 88 नंबर के करीब होगा, है ना, लगभग होगा, निकाल लेना आप। तो कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जितने क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे वो पेपर से कम कर दिए जाएंगे, और पेपर जो डिलीट हुए क्वेश्चन है उनको छोड़ के बाकी अंकों के आधार पर हो जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो 148 के 60% चाहिए, अगर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो 147 के 60% चाहिए। तो इसका फायदा तो सबको मिलेगा, इसका फायदा तो सबको मिलेगा ही। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, अभी अपनी आस ना छोड़े, क्योंकि युद्ध और मैच जो होता है ना, मैच आप देखते होंगे क्रिकेट का, अंतिम बॉल जब तक ना गिर जाए तब तक कुछ भी हो सकता है, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। तो अभी तो आपके पास बॉल बाकी है, अभी अंतिम बॉल नहीं गिरी है, रिजल्ट आने दीजिए। आपको निश्चित तौर पर जो बच्चे एक आधे नंबर से अटक रहे हैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, कुछ बच्चे हमें फोन करके कुछ तो रोने लगते हैं कि सर 1 ही तो नंबर की बात है, 1 नंबर के कारण मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ, 1 नंबर के कारण तो बहुत कुछ हुआ है, 1 वोट से व्यक्ति हार जाता है ना। बट अभी अंतिम बॉल नहीं पड़ी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखे, पॉजिटिव रहे, ईश्वर पर विश्वास रखे, खुद पे विश्वास रखे और रिजल्ट तक वेट करे, आपका नंबर बढ़ेगा, है ना। न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषयों का प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है, जनहित याचिका जो है कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता स्थापित हो क्या कहलाता है, समता मूलक कहलाता है। सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर
भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाता है? पथ निरपेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट 10 नंबर चैप्टर आता है लैंगिक समझ और संवेदनशीलता। महिला व पुरुष में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव कहलाता है। जैसे पहले क्या होता था, आजकल तो बहुत ज्यादा कम हो गया। जैसे मान लीजिए पहले एक स्कूल है और स्कूल में एक तो लड़का पढ़ाने जाता एज ए टीचर और एक लड़की पढ़ाने जाती एज ए टीचर, तो लड़कियों की सैलरी कम होती थी। किसी फैक्ट्री में किसी ऑफिस में काम करती तो लड़कों की सैलरी ज्यादा होती थी और लड़कियों की कम होती थी। तो इस प्रकार के जो भेदभाव किए जाते थे उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के भेदभाव को ही हम जो है वो लैंगिक भेदभाव की संज्ञा में जो है रखते हैं। महेश सोलंकी जयपुर से, राम राम, कैसे हैं? पूनम जी एंड गंगाजल, ऋतु चौधरी, कुलदीप बिश्नोई नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनील कुमार, जय श्री श्याम। रीट 2021 का प्रमाण पत्र मान्य है क्या? बिल्कुल। अगर आप L1 में हैं और आपके रीट में अच्छे नंबर बने हुए हैं L1 में, तो आपका वो भी प्रमाण पत्र मान्य होगा, क्योंकि L2 तो डिलीट हो गई यानी रद्द हो गई, तो उसको तो मान्य नहीं किया जाएगा। बट L1 वाला जो प्रमाण पत्र है वो आपका 100% मान्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो है आपके पास तो उससे भी आपका जो है काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन है? राजतरंगिणी एक जो है बुक है, उसमें सुगंधा, दिग्धा एंड कोटा का है। प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन हमें मिलता है? तो गार्गी, मैत्रेय एंड लोपामुद्रा का मिलता है। एंड विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष के द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और महिला शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण प्रयास किए थे? तो ये किए थे दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखिएगा, नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो नारी उत्थान के लिए जाने जाते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई। इन दोनों पति पत्नियों ने जो है वो अपना पूरा जीवन महिला शिक्षा के लिए और समाज सेवा के लिए जो है न्यौछावर करा और ताउम्र इन्होंने जो है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो है कार्य किए। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 प्रति हजार एंड जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला शिक्षा अनुपात है 52.10%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता का अनुपात कितना है? 79.20%। महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 190 है और 195 है और 112 है। रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था L2 के अंदर, शायद 2000 जो 23 तारीख को पेपर हुआ था। बाल हेल्पलाइन नंबर है ना, बाल हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, 198 वाला, 1098 बाल सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर। अगर आपने तो पेपर दिया ही, अगर याद आ रहा है तो बताएंगे आप कमेंट करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन आया था। बालिका की उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? सुकन्या समृद्धि योजना। और महिला व बाल कल्याण के सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। लिंगानुपात समानता के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए, आपका एक टॉपिक है जिसमें बाल विकास ये शिक्षा से संबंधित जो योजना है राजस्थान की, और राजस्थान के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं करंट अफेयर के अंदर, और एक और टॉपिक है उसमें हमें राजस्थान की जो प्रमुख योजना है उनको पढ़ना है। तो उनका एक चैप्टर मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। ऐसे ही रैंडमली किसी दिन अपन जो है लेके आएंगे और उस टॉपिक को विस्तार से जो है पढ़ेंगे, जिसमें सारी योजनाएं राजस्थान की जो हम कवर करने वाले हैं। भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया किसे माना जाता है? महिला को भामाशाह योजना के तहत माना जाता है। 11 नंबर चैप्टर, राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक व प्रौद्योगिक विकास। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का दर कितना है? 66.17%। राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 से। ये क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है ना, कि राजस्थान
राजस्थान आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2011 में। 2010 में इसको स्वीकृति मिली थी, याद रखना। और जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? राज्य में महिला साक्षरता का तो 2.51% है। 2.51% की जगह 52.51% था। शिक्षा गुणवत्ता की वृद्धि के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एंड पोलिएस्टर फाइबर बनाने व सीमेंट निर्माण में राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सीमेंट बनाने में और पॉलिएस्टर फाइबर बनाने में राज्य में कितने जिले उद्योग केंद्र कार्यरत है? कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो याद रखना 36 जिला उद्योग केंद्र है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33 तो जिलों में 3 हो गए और 3 जिलों में 2-2 है ना, याद रखना 3 जिलों में 2-2 है। 33 तो 33 जिलों में हो गए और जयपुर, गंगानगर और एक और स्थान है जहां 3-3 जो है वो जिला उद्योग केंद्र है। ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहां स्थापित किया गया है? निमराना में। और राजस्थान में मेट्रो सेवा कहां से शुरू हुई? जयपुर से। नेक्स्ट चैप्टर आता है राज्य सरकार। भारत सरकार अन्य किसी काम से जानी जाती, भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार। भारत के मतदाता कितने स्तरों की सरकार चुनते हैं? 3, स्थानीय स्वशासन की, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की चुनौतियों में किया जाता है? 3, है ना। एक होता है केंद्र शासित और एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें कार्यों का बंटवारा होता है। संघ सूची में सरकार की कौन सी कार्य सम्मिलित होते हैं? तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा और ये जो आपकी नागरिकता वगैरह, इस तरीके से 97 विषय इसके अंदर आते हैं। मोस्टली याद रखना आप ये कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 97। और राज्य सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं? तो पुलिस, स्थानीय स्वशासन, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे 66 मुद्दे इसके अंदर जो है वो आते हैं। तो याद रखना राज्य सूची में कितने आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, समवर्ती सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ आदि सम्मिलित है। 47 विषय याद रखना। शिक्षा जो है अब किसका विषय है? शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, जिसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया है। कौन सा विषय क्या होगा ये कौन तय करता है? कौन सा विषय राज्य सूची का होगा, कौन सा विषय समवर्ती सूची का होगा? ये जो हमारे देश के अंदर राज्यसभा है, राज्यसभा जो है वह तय करती है कि कौन सा विषय क्या होना चाहिए, है ना। तो राज्यसभा इसका जो है निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। ओके, 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पीछे क्या गलती कराया हूं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है ना। ओह हाँ, ये देखिए 1951 पूछा है। 1951 में सही है, 2.51% थी। सो सॉरी, ये मेरे दिमाग से निकल गया। तो 1951 में तो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ये सही बात है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप बिश्नोई, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु संबंधी योग्यता कितनी है? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद कहलाता है। और राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले, ये एक क्या है, कोई रूल नहीं है ये, बट एक ये परंपरा बनी हुई है कि जब भी राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से बात करता है कि भैया आपके क्षेत्र में हम इन्हें जो राज्यपाल बना के भेज रहे हैं, क्या कहते हो, भेज दें? आप मिलके काम कर लोगे। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राज्यपाल के मध्य बहुत ज्यादा टकराव चलते थे। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंदर काफी ज्यादा टकराव चलते हैं। तो ऐसे टकराव ना हो, इसीलिए एक परंपरा बनाई गई कि जो है वो स्पीड कम करो। वाह क्या बात है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि स्पीड कम करो, वरना तो सब कहते हैं स्पीड बढ़ाओ।
स्पीड बढ़ाओ, है ना, धीरे मत चलो गुरुजी, स्पीड बढ़ाओ। आप कह रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो करते हैं चर्चा, धीरे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। और विधानसभा निर्वाचन हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति को, यानी 34 सीटें, 34 सीटें और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति को जो है वो आरक्षित की गई है। यानी 200 सीटों को आरक्षण के तौर पर देखें तो 200 में से 34 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति को दी गई है, सॉरी अनुसूचित जाति को दी गई है, और जो 25 सीटें हैं वो दी गई है अनुसूचित जनजाति को। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, याद रख सकते हो आप। जनजाति विधायक निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा का प्रावधान है? अगर आप विधायक बनना चाहते हो तो आपकी कम से कम 25 वर्ष की आयु जो है वो होनी ही चाहिए। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो विधायी शक्ति है ये। और राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ कहाँ है? तो यह है जयपुर के अंदर। और राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ये है आपका, या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। सरकार व लोक कल्याण की योजनाएं, सरकार और लोक कल्याण की योजनाएं, चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करते हैं। गीता देवी, राम राम, कैसे हैं आप? रानी SD कह रही है अब ठीक है गुरुजी, धीरे हो गया, ठीक रहे हो। सहनाज जी कैसे हैं आप और कितने नंबर बने हैं आपके? आंसर की के बाद आपने बताया ही नहीं। सर मेरे अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और एक हफ्ते से टेंशन में हूँ, मालिक उन्हें जल्दी ठीक कर दें तो मैं पढ़ाई कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल जो है वो सहनाज जी, ईश्वर जो है वो, अल्लाह जो है वो जरूर इनको बहुत जल्दी जो है ठीक करेंगे। और आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 2 डे में जो है ठीक हो जाएंगे वो। और बस आप ईश्वर पे विश्वास रखें और थोड़ा सा जो है वो अपने आप को पॉजिटिव रखें और संघर्ष करने के लिए तैयार है। वैसे तो हमारे जीवन में संघर्ष ही है, अभी तो हमें संघर्ष करने की आदत पड़ गई है ना। संघर्ष करते करते ऐसा लगने लगा कि ऐसे कभी जीवन में शांति होती है ना। कभी कभी ऐसे मेरे ऐसे सब कुछ ठीक चल रहा तो मुझे टेंशन हो जाती है कि यार सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, कोई समस्या क्यों नहीं आ रही है। उस बात की भी टेंशन हो जाती है क्योंकि हमारा जो ये मध्यम वर्गीय होता है ना, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में थोड़ी सी शांति आ जाती है ना, तो वो फिर टेंशन में आ जाते हैं कि यार बेटी समस्या क्या को नहीं आई गए। आपने जीवन में तो हमेशा समस्या रहा क्योंकि आप जीवन भर संघर्ष ही करा। हाँ, और संघर्ष करता करता अपन आदत पड़ जाए संघर्ष करने की, और आप यहाँ सोचा जे कोई समस्या नहीं है तो बस समस्या अभी एक बड़ी समस्या हो जाए कि कोई समस्या को नहीं, अभी एक समस्या हो जाए ना। और नंबर बन रहे हैं 131 नंबर बन रहे हैं। क्या बात है गीता देवी जी, छा गए 131 नंबर बना के आप तो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सरकार व लोक कल्याण नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकता है? ई गवर्नेंस के माध्यम से। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है? ई मित्र, अटल सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क व राजस्थान पोर्टल। आजकल पहले आप आधार कार्ड बनाते थे, आप जो है वो वोटर ID बनाते थे, आप जाति प्रमाण पत्र बनाते थे, मूल निवास बनाते थे, विवाह पंजीकरण करवाते थे, जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे, आपको कई कार्यालयों के चक्कर निकालने पड़ते थे, कभी इधर भागो कभी इधर भागो। आजकल क्या कर दिया है सरकार ने, इसको बहुत सरल कर दिया है। ई मित्र पे जाओ, डॉक्यूमेंट जमा करवाओ, वहीं से सारा काम आपका जो है वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो डिजिटल इंडिया चलाया जा रहा है। और सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? सन 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट की भी तैयारी कर रहे हो तो हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए स्पेशल क्लास 3rd से लेकर और क्लास 8 तक का जो आपका विद्यालय विषय है उसकी क्लास शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी।
क्लास 3 से लेकर और क्लास 8 तक के जो विद्यालय विषय हैं, हिंदी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और जनरल साइंस है, और ये जो विषय हैं आपके अंग्रेजी वगैरह, इनकी क्लास शुरू करने वाले हैं। सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना? तो 2005 में। और राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2011 में। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सुनवाई का यानी अधिकार 2012 में। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? 108 पे कॉल करोगे, निःशुल्क आपके पास आ जाएगी एम्बुलेंस। नेक्स्ट देखिएगा, संचार माध्यम व लोकतंत्र। संचार माध्यम व लोकतंत्र, देखिए संचार माध्यमों को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है? 3 प्रकार के संचार साधन होते हैं। एक होते हैं प्रिंटेड यानी मुद्रण, दूसरा होता है वार्तालाप यानी बोलकर मौखिक, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। हम संचार कितने माध्यम से कर सकते हैं? हम लिखे कर सकते हैं, एक तो ये तो हो गया प्रिंटेड, दूसरा बोलकर कर सकते हैं, ये हो गया मौखिक, लिखित, मौखिक, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेसबुक पर, व्हाट्सएप के जरिए हम संचार कर सकते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। वृत्त राजस्थान, अब ये इतना जो आपका था वो पॉलिटी का पार्ट था, है ना, पॉलिटी का पार्ट था जो कंप्लीट हो गया है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पॉलिटी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे अपन हिस्ट्री के पार्ट की, और हिस्ट्री के पार्ट की शुरुआत करते हैं बृहत्तर भारत से। कहां से शुरू करते हैं? बृहत्तर भारत से जो है अपन शुरुआत करते हैं। समझ में आ रही है चीजें? अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो कमेंट में लिखे, समझ में आए या ना आए, लेकिन ये बात अपने दिमाग को समझा दो कि पेपर बनेगा वो आरबीएसई ओल्ड बुक प्लस एनसीईआरटी। देखो जो विद्यालय विषय हैं उनके लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएसई पढ़ें। तो दिमाग में क्लियर करो 2 बातें कि हमें जो विद्यालय विषय हैं, चाहे वो L1 के विद्यालय विषय हो, चाहे वो L2 के विद्यालय विषय हो। विद्यालय विषय का मीन L1 में तो लिख दिया कि विद्यालय विषय, और L2 में लिख दिया आपका सब्जेक्ट। जैसे कोई एसएसटी से, हिंदी से, गणित से या किसी से भी है, आपके विद्यालय विषयों को आपको जो है तैयार करना है एनसीईआरटी से। और बाकी जो मैटर है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है राजस्थान का, और बाकी सब कुछ जो है हमें कहां से पढ़ना है? ओल्ड आरबीएसई से पढ़ना है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है, और बाकी सब हमें ओल्ड आरबीएसई से पढ़ना है। गीता जी ऐसे नहीं कहते हैं। आप भगवान का और अपनी आपने जो मेहनत की है उससे, भगवान के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से आपके 31 नंबर 131 नंबर बने हैं, यानी 131 नंबर जो आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को ये कहना कि अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो मेरे ले लेना, ये एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, आपको इस बात का जो है एहसास नहीं है कि जो बच्चा 90 और 89 के बीच में है, यानी 89 नंबर बन रहे हैं और उसको 90 चाहिए, 83 नंबर चाहिए और 82 नंबर बन रहे हैं, उन बच्चों के लिए वो एक नंबर जो है वो बहुत बड़ा लाखों रुपए का है, वो लाखों रुपए का है। तो ऐसा अगर हम कहते हैं तो हम उनके साथ जो है ना थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। तो हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप ऐसे कमेंट ना करें, और गलती से हो गया है तो कमेंट डिलीट कर दें, है ना, डिलीट कर दे। क्योंकि हमें किसी की भाव, क्योंकि आपने तो कह दिया कि मेरे 131 बन रहे हैं, मेरे से ले ले नंबर गए, है ना, आपने तो इसे कह दिया कि मेरे 131 बन रहे हैं और किसी का एक आधा नंबर कम है ना, तो 5-7 नंबर मेरे पास ले जाए हो गए। लेकिन उस बच्चे को बड़ा बुरा लग रहा है जिसका एक नंबर कम आ रहा है। तो ऐसी बात हमें जो है वो नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, इस बात का कोई मैटर नहीं करता है कि आप नौकरी करते हो कि घर पे रहते हो कि सोते हो। आपकी जो बातें है ना वो अगर हमारे मुख से निकली हुई बात किसी को दुखी करे तो ये बात गलती है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप स्वतंत्र भारत में रहने वाली हो। नेक्स्ट देखिएगा, बृहत्तर भारत की बात करते हैं। तो अगर बृहत्तर भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत ये था
जो आज भारत है ना वो तो कहीं छोटा रह गया है। वास्तविक जो भारत था, बृहत्तर भारत ये था, और हमारा सपना है कि एक बार फिर से हम बृहत्तर भारत के रूप में जो है जाएंगे। ये हमारा भारत था, बृहत्तर भारत, यानी यहां से लेकर गांधार के नेपाल, भूटान, ब्रह्मादेश, श्याम देश, सुमात्रा, जावा, ये सब भारत के ही भाग थे। लेकिन वक्त और परिस्थितियों के कारण और एक केंद्रीय सत्ता नहीं होने के कारण धीरे धीरे ये हमसे अलग होते गए, और आज भारत एक जो है वो आधा भाग ही बचा है, लेकिन बृहत्तर भारत यही था हमारा। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सम्राट हर्ष के काल में भारत को वर्ल्ड गुरु कहा गया था। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से हैं? नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है और गया है। ये जो विक्रमशिला, गया, नालंदा, ये जो विश्वविद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय ऐसे थे जैसे आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना। आज हमारे देश के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, और एक समय ऐसा था हर्ष के काल में, जब सम्राट हर्ष का शासन था, कि देश विदेश के लोग जो है वो भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और शिक्षा का माध्यम क्या होता था? संस्कृत माध्यम होता था। सोचिए कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारत आते थे संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन हमने अपने हाथों से ही खो दी से। पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया है। यानी भारत को भारत से पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था। और भारत में कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया? फाहियान, हेंगशांग और एतिसंग ने किया था। अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया से इसका जो है संबंध है। और भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? तो मलमल का, छींट का, रेशम का, जरी के वस्त्र, नील, गरम मसाले आदि का। और भारत का पहला राजदूत जो चीन गया कौन था? तो ये था बोधिरुचि। जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ जो है 693 ईस्वी में जो है चीन गया था। भटार गुरु की मूर्ति कहाँ मिली है? तो जावा में हमें जो है भटार गुरु की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। और जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए हैं? तो वह वयंग नाट्य के अंदर, ठीक है। और बरोबदूर व लारो जंगरंग मंदिर कहाँ स्थित है? ये जावा में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है ना, सारे मोस्ट क्वेश्चनों में आते हैं। ये सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अंगकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबुज, कंबोडिया में। आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा में। और चंपाक से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? 100। दूसरा चैप्टर आता है हर्षकालीन व हर्ष के बाद का भारत। एक तो जब हर्ष शासन कर रहा था भारत में, उस टाइम का भारत, और हर्ष के साम्राज्य के अंत के बाद का जो भारत है उसमें क्या परिवर्तन देखे गए। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना कहां पर की? थानेश्वर में की। और हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? हेवेंगश्वांग को किया गया था। और हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहां पर करता था? तो प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ये जो है मोक्ष सभा का क्या करता था? आयोजन किया करता था। और हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का प्रयोग किया जाता था? हर्ष ने जो सिक्के चलाए थे उस पे इन्हें महाराजा धीराज कहा जाता था। और हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था? बाणभट्ट, हरिदत्त और जयदेव को। नेक्स्ट देखिएगा, हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? 3 प्रकार के कर थे। भाग 1 एक प्रकार की भूमि का कर था, हिरण्य एक प्रकार का नगद कर था, और बलि एक प्रकार का अतिरिक्त जो है वो टैक्स था। अब की बार रीट की मुख्य परीक्षा में मुगल काल के करों के बारे में जो है पूछा गया था। रीट की परीक्षा में मैं 4 साल से दुकान संभालती हूँ, मेरे 97 नंबर बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे पढ़ाओ, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे।
हाँ, नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर, किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान दे दिए थे? हर्षवर्धन ने। और नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? 8 महाविद्यालय थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कौन कौन थे? तो कृष्ण, तृतीय, ध्रुव, गोविंद और अमोघवर्ष। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। और पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को मुक्त किसने किया था? विजयपाल ने किया था। किस चोल शासक ने गंगकोंड, क्या है, गंगकोंड की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम था ये। और उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज था। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, हालांकि पिछले एक दिन से पीडीएफ नहीं मिल रही है। जैसे ज्योग्राफी की पीडीएफ आपको नहीं मिली क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, और मनोविज्ञान की पीडीएफ आपको, बाल विकास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। हाँ, एक आधा दिन लेट हो सकता है, बीच में कुछ अनियमितताएं हो गई थी जिसके कारण लेट हो गया। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़े रहे, वहां पर बहुत अच्छा डाटा मिलेगा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ? जयचंद मोहम्मद गोरी के परास्त हुआ ये। और चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज था। एंड चौहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसकी मूवी आपने देखी है जो बिल्कुल बकवास दिखाया गया है। कुल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था बप्पा रावल। और सिसोदिया वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक था महाराणा प्रताप। मोहम्मद खिल गजनवी ने किसके शासनकाल में या किसके काल में सोमनाथ मंदिर तोड़ा था? सोलंकी वंश के समय में तोड़ा था ये। और बाण भट्ट की रचनाएं कौन सी है? हर्षचरित्र व कादम्बरी। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद। अब ये जो राजस्थान और दिल्ली के संबंध है इनको हम कल पढ़ेंगे। अभी हम आपसे 5 बजे रूबरू होंगे, जहां आज हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 5 बजे, जो सेशन हम 9 बजे करते ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो 5 बजे करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल ये क्लास पूरी हो जाएगी आपकी, सामाजिक विज्ञान क्लास 7, और फिर क्लास 7 का हमारा राजस्थान कल जो है शुरू कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। क्या बातें कर रहे हो यार? अभी के लिए बस इतना ही।